कौन बना हैवान, सभी गुत्थियां सुलझाएंगे हम। देखिए तहकीकात, सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। नारी पर हो अब कोई घात, नहीं करेंगे हम बर्दाश्त। बहुत हुई सिसकी और हिचकी, अब टूटी है उसकी चुप्पी, बुलंद हुई उसकी आवाज। खामोश खड़ा क्यों देश समाज, बेखौफ कहो तुम हक की बात। चैनल 1 है तुम्हारे साथ। चैनल 1 न्यूज महिलाओं पर होने वाले किसी भी तरह के अत्याचार की निंदा करता है और हर समय ऐसे अपराध के खिलाफ आपकी बुलंद आवाज के साथ है। मकसद वजूदे कायनात। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया गया, लेकिन वो आग इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जला नहीं सकी। मिटा दो अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। किसी आवाज को नहीं सुन रहे? कौन सी आवाज? किसी बच्चे की आवाज। जी हाँ, कुरान पाक सदियों से हमारी रहनुमाई कर रहा है। शायद दुनिया में कोई भी इसे फरामोश नहीं कर सकता। हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार इस रोशन हकीकत को लेकर हाजिर हैं हम। देखिए हमारी खुसूसी पेशकश सदाए हक, सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन और मैं हूं यूसुफ अंसारी। दिल्ली गैंगरेप मामले के बाद से ही बेतुके बयानबाजी का दौर जारी है। पहले तो नेता ही विवादित बयान दिया करते थे, लेकिन अब संत आसाराम बापू भी इस फेरिस्त में शामिल हो गए हैं। न्यूज लाइन में इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन न्यूज लाइन की शुरुआत करते हैं खौफ में गुनाहगारों से। मेडिकल की छात्रा को तड़पा तड़पा कर मौत देने वाले गुनहगार अब खुद मौत के खौफ में है। दिल्ली गैंगरेप मामले में 5 आरोपियों की साकेत कोर्ट में पेशी हुई। इस दौरान सख्त सजा से बचने की उम्मीद लिए 2 आरोपियों ने सरकारी गवाह बनने की इच्छा जताई है, लेकिन दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक उसे सरकारी गवाह की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास दोषियों को सजा दिलाने के लिए माकूल सबूत हैं। राजधानी समेत पूरे देश को झकझोर देने वाले वसंत विहार गैंगरेप मामले में 5 आरोपी राम सिंह, मुकेश, पवन गुप्ता, विनय शर्मा और अक्षय ठाकुर की साकेत कोर्ट में पेशी हुई। सुनवाई बंद कमरे में हुई, साथ ही वीडियो रिकॉर्डिंग की गई। सुनवाई के वक्त सिर्फ आरोपी और वकील ही कोर्ट रूम में मौजूद थे। आरोपियों को चार्जशीट की कॉपी भी दी गई। सुनवाई के दौरान मुख्य आरोपी राम सिंह और उसके भाई मुकेश ने अदालत के समक्ष बचाव के लिए सरकारी वकील की मदद लेने की गुहार लगाई, जबकि 2 आरोपियों ने सरकारी गवाह बनने की इच्छा भी जताई, जिससे उन्हें सजा तो मिले लेकिन सख्त सजा से बचा जाए। बच जाए। आरोपी पवन गुप्ता और विनय शर्मा ने सरकारी गवाह बनने की इच्छा जाहिर की है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के मुताबिक आरोपी पवन और विनय सरकारी गवाह बनने के लिए कोर्ट में आवेदन दायर कर सकते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब चार्जशीट दाखिल कर दी गई, केस आरोपियों के खिलाफ मजबूत हो, तो फिर सरकारी गवाह बनाने की जरूरत क्यों है? अगर 2 आरोपियों को सरकारी गवाह बनना था तो वो चार्जशीट दाखिल होने से पहले बन सकते थे। ऐसे में अब जब सुनवाई शुरू हो चुकी है तो सरकारी गवाह बनने की इच्छा जताना साफ तौर पर जाहिर करता है कि सख्त सजा से बचा जा सके। हालांकि खबरों के मुताबिक दिल्ली पुलिस को सरकारी गवाह की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास पर्याप्त सबूत है।
जिससे वो आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिला सकते हैं। जिस तरह से इस रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामले में एक आरोपी नाबालिग का टैग लगाकर सजा से बचता हुआ दिख रहा है, तो 2 आरोपी सरकारी गवाह बनकर कड़ी सजा से बचने के जुगाड़ में हैं। तो क्या ऐसे में मान लिया जाए कि लकवाग्रस्त कानून का फायदा उठाते हुए राजधानी को शर्मसार करने वाले कुछ दरिंदे बच जाएंगे? आर.के. रावत के साथ कमलाकांत, चैनल 1 न्यूज। तो देखा, मौत के खौफ से बचने के लिए 2 आरोपियों ने खुद सरकारी गवाह बनने की बात इच्छा जताई है, लेकिन दिल्ली पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि उसके पास माकूल सबूत हैं और उसे सरकारी गवाहों की जरूरत शायद पेश नहीं आएगी। इस मुद्दे पर हम बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ कांग्रेसी सांसद रशीद मसूद साहब हमारे साथ होंगे, बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री श्याम जाजू हमारे साथ होंगे और अरविंद शुक्ला जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, वो हमारे साथ होंगे। हमारे पॉलिटिकल एडिटर इरफान रसूल भी हमारे साथ होंगे और आम आदमी पार्टी से सुरजीत दास गुप्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं रशीद मसूद साहब के पास। मसूद साहब, जो ये मामला सामने आया है कि 2 आरोपी जो खुद गैंगरेप के आरोपी हैं और मर्डर के आरोपी हैं, अब वो सरकारी गवाह बनना चाहते हैं, तो क्या माना जाए कि मौत का खौफ उनके ऊपर साफ दिख रहा है? देखिए, मेरा अंदाज ये है कि मौत के खौफ की ही वजह से, मौत का खौफ हो या कोई भी खौफ हो, वो खौफजदा होकर के सरकारी गवाह बनना चाहते हैं। और मेरी राय यह है कि उनको किसी भी कीमत पर सरकारी गवाह बनने नहीं देना चाहिए, इसलिए कि इसमें सबूत इतने वाफिर हैं कि कोई ज़रूरत है नहीं उनको सरकारी गवाह बनाने की। एक उसका साथ आदमी लड़का था, उसको वही सबूत है, फिर मेडिकल एविडेंस है, फिर लड़की का खुद अपना वो है, तो इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं समझता हूँ। और किसी भी कीमत पर बनाना नहीं चाहिए, वरना तो ये तो एक एस्केप करने का एक रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। तो रशीद साहब, ये माना जाए कि जो एक बात काफी दिन से उठ रही थी कि भाई इस तरह की सजा दोषियों को दी जानी चाहिए ताकि बाकी लोगों को भी उससे इबरत हासिल हो, तो ये बात कहीं ना कहीं सही साबित हो रही है कि जब लड़की की मौत के बाद उन पर 302 दफा लगाई गई है तो उसके बाद से मौत का खौफ उन पर तारी होने लगा है। तो कहीं ना कहीं ये बात एक तरह से साबित होती है कि अगर कड़ी सजा का प्रावधान होगा तो शायद ऐसे लोग इबरत हासिल कर सकेंगे। देखिए, मैं नहीं समझता हूं कि कड़ी सजा ही सिर्फ काफी हो सकती है। वो माहौल भी कि जिसमें लोग इन चीजों को बुरा समझने लगे, वो माहौल भी हमें पहले देश में क्रिएट करना पड़ेगा। ये अनफॉर्चुनेट बात है कि हम अपने जिंदगी के जो आम जिंदगी है उस माहौल में सेक्स की बातें, सेक्स के मुताल्लिक मजाक, सेक्स का इस्तेमाल बहुत आम हो गया है। हमें समाज में ये बात पैदा करना पड़ेगी कि हम अपनी सभ्यता और अपने जो हमारा अपनी तहजीब है उसकी तरफ अगर वापस नहीं होंगे तो मैं नहीं समझता हूं कि हम इन सब सजाएं सख्त बचा सकती है। हमें सजा तो मर्डर की भी है, लेकिन क्या मर्डर रुक गए? जी, मौत की सजा है लेकिन रुकते नहीं, और बहुत सी सजाएं सख्त से सख्त। तो खाली सजा से काम चलने वाला नहीं है, बल्कि अवेयरनेस लोगों में भी पैदा होनी है और उनका मिजाज बनाना पड़ेगा लोगों को कि लोग इसको बुरा समझने लगे, जैसे पहले समझते थे। लेकिन जब से हमने मगरिबियत की तरफ भागना शुरू किया है, जब से ये बात तो सही है कि हमारे स्टैंडर्ड्स में, हिंदुस्तानी स्टैंडर्ड्स में या इस्लामिक स्टैंडर्ड्स में या हिंदू धर्म के स्टैंडर्ड्स में कमी आई है। तो बहुत सही बात आपने कही मसूद साहब कि जब तक सोच नहीं बदलेगी और उसको हम गलत को गलत नहीं समझेंगे तब तक खाली सख्त सजा के भरोसे हम समाज को नहीं छोड़ सकते। श्याम जादू जी, आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी, ये तो बात सही है। केवल कानून अस्तित्व में रहने से उसका क्रियान्वयन अगर नहीं करेंगे, उसके इम्प्लीमेंटेशन में कसर छोड़ेंगे जी, तो उसके लिए जो इस प्रकार के लिए कानून उपलब्ध है उसका परपत सर्व नहीं होगा। समाज में इसका डर होना चाहिए। जो कृत्य हम कर रहे हैं उसके लिए जो सजा का प्रावधान है, समाज की नजर की शर्म भी उसमें होनी चाहिए और उसके इम्प्लीमेंटेशन में कोई भी कसर नहीं छूटेगी। ऐसा जब लगेगा तो गुनहगार पर निश्चित रूप से कंट्रोल हो सकता है। केवल कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर समाज नहीं चलता जी। समाज में दंड शक्ति का उपस्थित रहना अपने आप में एक बड़ी बात है और उसका अभाव हमें समाज में दिख रहा है। उसका अभाव दिख रहा है समाज में। कानून की सहायता अपने न्याय मिलने के लिए होने के बजाय लोग उससे परहेज करने लगते हैं। जो पुलिस थाना हमारे मदद के लिए है,
उसका उपयोग लोगों को वो हरेसमेंट लगती है। इस प्रकार का माहौल जब तक हम नहीं बदलेंगे ये समाज को उपयोगी साबित नहीं होगा। जी जरूर जी, इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे कि समाज की सोच कैसे बदले और ढांचा कैसे बदले। अभी हम इसके कुछ कानूनी पहलुओं की तरफ रोशनी डालते हैं और बात करते हैं अरविंद शुक्ला जी से, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। शायद उनसे भी संपर्क स्थापित नहीं हो पाया। सुरजीत जी, आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आपका क्या कहना है? अभी आपने सुना रशीद मसूद साहब को और श्याम जादू जी को, इनका कहना है कि सिर्फ सख्त सजा काफी नहीं है, समाज की सोच भी बदलना बहुत जरूरी है। जी, ये बात तो सही है कि सख्त सजा सिर्फ अपने आप में काफी नहीं है। देखिए, कानून का खौफ वकीलों और जजों की वजह से नहीं आता। जो अपराधी मानसिकता के लोग हैं उनमें कानून का खौफ पुलिस की वजह से आता है। यानी लॉ से भी अधिक लॉ एनफोर्समेंट जो है, अगर अपराधी को ये लगे या अपराधी मानसिकता वाले को ऐसा लगे कि मैं अपराध करते ही तुरंत पकड़ा जाऊंगा और तुरंत केस की सुनवाई होगी, जल्द से जल्द सजा मिलेगी, तब उसके मन में ये खौफ बैठेगा कि गलत काम नहीं करना चाहिए। लेकिन इसके लिए जो पूरी व्यवस्था की आवश्यकता है, वो व्यवस्था फिलहाल अनफॉर्चुनेट कहना पड़ेगा कि आजादी के 65 साल बाद भी वो व्यवस्था हमारे पास नहीं है। ऐसे थाने नहीं हैं जहां पर कि संवेदनशीलता के साथ कोई पुलिस वाला, भले ही महिला पुलिस अधिकारी ना हो, अगर पुरुष अधिकारी भी है तो वो संवेदनशीलता के साथ रपट दर्ज कराए। ऐसे केंद्र नहीं है हर जगह पे, जैसे गांव में कई ऐसे केसेस होते हैं। अभी हाल ही में एक बयान आया, वो भी बड़ा दुर्भाग्यजनक था कि ऐसे केसेस भारत में नहीं होते, सिर्फ इंडिया में होते हैं। यानी कहने का मतलब था कि गांव में ऐसे केसेस होते नहीं है, सिर्फ शहरों में होते हैं। जबकि गांव की स्थिति इतनी दयनीय है कि वहां पर ऐसे केसेस रिपोर्ट ही नहीं होते, रिपोर्ट नहीं होते हैं, रिपोर्ट नहीं होते। जबकि वहां पर जातिवाद इतनी चरम सीमा पर है कि जातिवाद के मसले सुलझाने के लिए महिलाओं पे अत्याचार होता है और भी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए महिलाओं पे अत्याचार होता है। लेकिन सबसे पहले तो मैं इसका ये जो दो आरोपी हैं जिन्होंने सरकारी गवाह बनने की इच्छा जताई है, इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर हम यही कहेंगे कि ये जो तुरंत कार्रवाई हुई है, इसका श्रेय आम लोगों पे जाता है, जिन्होंने भारी संख्या में जो सड़क पे उतर आए। और सड़क पे उतर आने की वजह से, जैसा कि हम आमतौर पे देखते नहीं है, बहुत ही ढिलाई बरती जाती है प्रशासन की तरफ से। इस बार बड़ी तेजी से कार्रवाई हुई, इसका श्रेय आम जनता पर जाता है, आम जनता को जाता है, जिन्होंने सरकार पर इतना दबाव डाला कि प्रशासन का तंत्र जो है वो तुरंत कारगर हो गया। लेकिन ये सिर्फ दिल्ली में हो ये काफी नहीं है। ये खबरें जो अपराधी, जो आरोपी हैं, उन तक भी ये खबरें जरूर पहुंच रही होंगी। और ये खौफ ज्यादा उनको इसलिए है कि लोगों का दबाव इतना ज्यादा है कि सरकार चाहे भी तो ढिलाई नहीं बरत सकती। इरफान रसूल साहब हमारे साथ मौजूद है, हमारे राजनीतिक संपादक। इरफान साहब, जो अभी बात हुई कि खौफ में है गुनहगार और उसी की वजह से अब वो सरकारी गवाह बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो शिकंजे में आ गए हैं वो तो खौफ में है, लेकिन उसके बावजूद भी समाज में जो ऐसे दरिंदे मौजूद हैं जो नजर बचते ही या मौका मिलते ही महिलाओं की इज्जत के साथ खेलते हैं, उनके साथ रेप करते हैं। कल ही नोएडा में फिर एक गैंगरेप हुआ है और कई और भी खबरें आई हैं दिल्ली की एक कांस्टेबल के साथ बस में छेड़खानी हुई। तो लगता नहीं कि सब जो शिकंजे में सिर्फ उन्हीं पे खौफ है, जो बाहर है उन पे कोई खौफ नहीं है। कितने शीरी हैं तेरे लब की रकीब, गालियां खा के भी बेमजा न हुआ। सवाल यूसुफ साहब ये है कि हर आदमी कह रहा है, रशीद मसूद साहब गवर्नमेंट में हैं, कांग्रेस की सरकार है, वो भी कह रहे हैं, ये यहाँ हमारे मोहतरम जो मेहमान है वो भी कह रहे हैं, हर आदमी कह रहा है सोल्यूशन क्या है, हल क्या है। अब फांसी की सजा की बात उठी तो और भी चीजें उसमें जो चीजें शामिल होती हैं, इस तरह नाबालिग या गैंग रेप या सरकारी गवाह बनने की बात हो रही है, तो गुनहगार जो है, जो सलाखों के पीछे है, जो कानून के शिकंजे में है, अब वो ये कहेगा, वो भी इस बात, उसकी बात भी यहाँ सुनी जाती है। बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ा जमहूरी निजाम है। सवाल ये, इसका सवाल ही क्या है कि सरकारी गवाह उसको बनाया जाए। कई सजा या कानून नहीं, बल्कि सजा दी जाए और सजा नजर आए,
और सिर्फ एक केस नहीं है, ऐसे बहुत से केस हैं। अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट की शुरुआत भी है या चल रहा है फास्ट ट्रैक कोर्ट कहीं, तो ऐसे हजारों केस हैं जो पेंडिंग है। तो फैसला तो सबके लिए होगा। न जाने कितनी मां बहनों और बहन बेटियों को इंसाफ का इंतजार है। तो इंसाफ नजर आना चाहिए, वो कहीं भी हो, कभी भी हो, किसी भी स्टेट, किसी भी सूबे में हो, सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं, वो हर जगह इंसाफ नजर आना चाहिए। बहुत सही बात आपने कही कि इंसाफ नजर आना चाहिए, और सिर्फ एक मामले में नहीं कि चूंकि एक मामले पर बवाल मचा है, जनता खड़ी हुई है, इसका मतलब नहीं कि सिर्फ उसी को इंसाफ मिले, बाकी सबको भी इंसाफ मिले। इसकी कानूनी पेचीदगियों पर हम बात करते हैं अरविंद शुक्ला जी से। अरविंद जी, जो गवाह, सरकारी गवाह बनने की इच्छा जताई है 2 आरोपियों ने, तो क्या आपको लगता है कि चार्जशीट दाखिल होने के बाद ये मुमकिन है? लगता है अरविंद जी से संपर्क स्थापित अभी नहीं हो पाया। हम चलते हैं रशीद मसूद साहब के पास। रशीद साहब, जो अभी हमारे संपादक इरफान रसूल साहब बता रहे थे कि साहब सवाल ये नहीं है कि सिर्फ एक मामले में हो। आज ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अल्तमश कबीर साहब ने हिदायत दी है सारी हाई कोर्ट्स को कि बहुत जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है वो बन जाने चाहिए। तो आपको लगता है कि निजाम में कुछ थोड़ा बहुत सुधार होता नजर आ रहा है? सुधार होता नजर नहीं आ रहा है, सुधार होना चाहिए जी। देखिए, इतने पेंडिंग केसेस पड़े हुए हैं कि 20-20 साल, 25-25 साल मुकदमात को तय होने में लग जाते हैं। और जब इतना लंबा अरसा चलता है तो आदमी परेशान तो जरूर हो जाता है, लेकिन खौफ और डर उसका नहीं निकल जाता है। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होने चाहिए, और वो स्पेसिफिक क्राइम्स के लिए होने चाहिए। हर क्राइम के लिए अगर आप अभी नहीं कर सकते हैं तो कुछ स्पेसिफिक क्राइम्स के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट हो जाएं, ताकि उनको जल्दी से जल्दी सजा मिल सके और आवाम में को भी सेटिस्फेक्शन मिल सके। ये आपने बात कही कि फास्ट ट्रैक कोर्ट होने चाहिए, क्योंकि गैंगरेप मामले में के बाद तो पूरा देश उबल पड़ा है, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी हिदायत जारी हुई है कि सभी अदालतें फास्ट ट्रैक कोर्ट जल्द से जल्द बनाएं। आज भी अल्तमश कबीर साहब ने ये बात कही है। तो क्या उम्मीद की जानी चाहिए कि फास्ट ट्रैक कोर्ट जल्द बनेंगे? और कितनी म्याद होनी चाहिए? 6 महीना, साल भर या 3 महीना? कितनी म्याद इसकी माकूल होगी? नहीं, देखिए 3 महीना में मेरा ख्याल में इसको निपटाना चाहिए। अभी आपने पिछले दिनों पढ़ा होगा कि राजस्थान में 1 महीने में एक केस को निपटा दिया गया जी। तो जब 1 महीने में निपट सकता है तो 3 महीने में भी मैं समझता हूं कि निपटने में कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और ये केस टू केस डिपेंड करेगा, क्योंकि बाज़ जगह जैसे ये केस है, रेप केस है, इसमें गवाहों की बहुत ज्यादा जरूरत ही नहीं है, तो ये केस तो बहुत जल्दी निपट सकता है, 1 महीने के अंदर भी निपट सकता है। ज्यादा से ज्यादा अगर कुछ वो 1.5-2 महीने लग सकते हैं। लेकिन जहां गवाह ज्यादा हैं वहां कुछ थोड़ा सा वक्त और लंबा ले सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूं 3 महीने या 4 महीने से ज्यादा का वक्त नहीं होना चाहिए, इसमें इसको डिसाइड होना चाहिए। 3-4 महीने से ज्यादा का वक्त नहीं होना चाहिए। श्याम जी, आप क्या कहेंगे? आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद कुछ हरकत होगी और फास्ट ट्रैक कोर्ट जल्दी देश में बनेंगे, और इस तरह के जो मामले हैं गैंग रेप या रेप से मुतालिक, उनमें तेजी आएगी और हालात बदलेंगे? निश्चित रूप से जो जन आंदोलन खड़ा हुआ है, जो जनता ने जो मूवमेंट खड़ी की, जो स्वयं प्रेरणा से लोग आगे आए हैं, इसलिए देश में जागृति खड़ी हुई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट का चलना ये उस पर ही आधारित है। अभी भी सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए टाइम बाउंड कोई प्रोग्राम डिक्लेयर नहीं किया है। ये हम समझते हैं कि इसके लिए टाइम बाउंड प्रोग्राम केस टू केस अलग होगा, सब्जेक्टिवली उसका निर्णय होगा, पर लोगों के मन में यह एहसास तो हो कि इस प्रकार के कोर्ट के माध्यम से तुरंत न्याय मिलेगा। जब तक सरकारी गवाह बनने की बात है तो सरकारी गवाह बनने का प्रावधान इसलिए है कि जिसको सजा देनी है वो पक्की हो, वो कंफर्म हो, उसका जो सबूत है उसको सपोर्टिंग हो रहे। पर ये जो केस सामने आया इसमें कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं है, मामला बड़ा स्पष्ट है, इसलिए कोई सरकारी गवाह बनाने को किसी को भी माइल्ड अप्रोच रखने की जरूरत नहीं है। पूरे देश की भावना को ध्यान में रखते हुए ऑन मेरिट इस केस को जल्दी से जल्दी निपटाना चाहिए और इसमें सख्त सजा देनी चाहिए। वापस इस प्रकार का कृत्य करने की इच्छा इस प्रकार की किसी के मन में भी नहीं आए और पूरे देश में एक मिसाल स्थापित हो कि जन आंदोलन जब होता है तो कानून के आधार पर निर्णय हो सकते हैं, परिवर्तन इससे आ सकता है जी। इस प्रकार के परिवर्तन से इस समाज का प्रबोधन होगा और ये जरूरी है। श्याम जादू जी, आपने बहुत पते की बात कही है कि समाज का जब
प्रेशर होता है, जब दबाव होता है, तो उस पर बातचीत और कानून पर अमल में तेजी आती है। अरविंद शुक्ला के हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। हम जानते हैं उनसे कि क्या कानूनी पेचीदगियां हैं सरकारी गवाह बनाने की, और क्या अरविंद जी चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, 6 के 6 जो आरोपी थे वो पकड़े गए हैं, और अब सरकारी गवाह बनने की जो बात आई है, लोगों ने इच्छा जताई है, तो क्या माना जाए कि कानून के खौफ से, डर की वजह से उन्होंने ऐसा किया है, और क्या पॉसिबल है चार्जशीट दाखिल होने के बाद किसी का सरकारी गवाह बनना? देखिए, सरकारी गवाह बनना कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है किसी भी इंसान को कि सरकारी गवाह बनाया जाए जी। सरकारी गवाह सीआरपीसी के प्रोविजन 306 और 307 के अंतर्गत जब किसी स्टेज में किसी प्रोसिक्यूशन को लगता है कि उसके पास कोई एविडेंस नहीं अवेलेबल है, तो एक्यूज पर्सन्स में से ही किसी पर्टिकुलर एक्यूज को या एक से ज्यादा एक्यूज को लेकर के ऑफर दिया जाता है कि हम आपको सरकारी गवाह बनाएंगे, जिससे कि आप प्रोसिक्यूशन को सपोर्ट करेंगे और उसके बेसिस पर ही आगे की कार्रवाई चल सकती है, जिसमें ट्रायल कंक्लूड किया जा सकता है जी। इसके बाद रही बात जहां तक कि पार्डन करने की, तो ये इसमें मजिस्ट्रेट का या सेशंस कोर्ट का कंप्लीट डिस्क्रिशन है कि वो चाहे तो उस एक्यूज के लिए सजा माफ कर सकता है या कम कर सकता है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस के अंतर्गत जहां पर पूरे तरीके से एविडेंसेस मौजूद हैं और इनमें चार्जशीट भी आ गई है और पूरे तरीके से पुलिस ने अपने आप को सक्षम पाया है और एविडेंसेस भी सफिशिएंट है जिसमें कन्विक्शन किया जा सकता है, तो ये एप्लीकेशन चाहे एक्यूज की तरफ से कुछ भी आ जाए, कोई जरूरी नहीं है कि इसमें प्रोसिक्यूशन इनको एक्सेप्ट करे अपना सरकारी गवाह बनाने के लिए और उसके बेसिस पर इनको कोई सहूलियत दी जाए। दूसरा चीज, अगर ये सहूलियत के साथ में इस आधार पर चाहते हैं कि हमें सरकारी गवाह बनाया जाए, तो मैं समझता हूं कि इनके सरकारी गवाह बन जाने के बाद भी 100% कोर्ट का डिस्क्रिशन है कि अगर कोर्ट चाहे तो कोई रिलैक्सेशन दे, अदरवाइज पूरे तरीके से जो भी इनके ऊपर ऑफेंस साबित होता है उसके बेसिस पर कन्विक्शन किया जा सकता है। अच्छा, पूरे केस की नोयत को देखते हुए आपको क्या लगता है कि कहीं, चूंकि इनके ऊपर जो पहले मुकदमा दर्ज हुआ था रेप के साथ साथ किडनैपिंग और लूट डकैती, और बाद में 307 का जो मुकदमा था वो 302 में तब्दील हो गया, तो 302 में चूंकि फांसी की सजा हो सकती है, तो क्या लगता है कि उस फांसी की सजा से बचने के लिए या उसके डर से इन्होंने सरकारी गवाह बनने की इच्छा जताई है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, 100% ये इसके अलावा और कोई इसका अख्तियार है ही नहीं, क्योंकि ये इनको मालूम है कि ये एक ऐसा मैटर है जिसमें पूरे तरीके से एविडेंस है। लड़की ने मरने से पहले अपना खुद बयान दिया है जिसको मजिस्ट्रेट ने रिकॉर्ड किया है, 2 बार बयान रिकॉर्ड हुआ है जी। और जिसमें पूरे इंसिडेंट का मेरे हिसाब से डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। 40 विटनेसेस कोर्ट ने, प्रोसिक्यूशन ने दिए हैं, पुलिस ने, तो इन सर्कमस्टांसेस में जो एविडेंस है वो पूरे तरीके से एस्टेब्लिश करती है कि ऑफेंस हुआ है, और शायद इसमें कोई भी ऐसा नहीं होगा जो इस मैटर को सीरियसली ना ले और किसी भी तरीके से कोई इनको फायदा मिल सके एक्यूज पर्सन्स को। तो इनको मालूम ही है जब ऐसे ऑफेंस के लिए डेथ सेंटेंस ही अवार्ड होना है, तो ये चाहते हैं किसी तरीके से डेथ के बजाय हमें कुछ कम पनिशमेंट मिल जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक बात उठ रही थी कि अगर कड़ी सजा होगी तो उससे कुछ लोगों में खौफ होगा, तो बात अभी आई थी कि जब जो पुलिस के शिकंजे में है उनमें तो खौफ है, लेकिन इस खौफ के बाद जो बाकी जगहों पे है, जो समाज में आजाद घूम रहे हैं दरिंदे, उनमें कहीं खौफ नजर नहीं आ रहा है। अभी कल ही की बात है, गैंगरेप की घटना एक नोएडा में सामने आई है। दिल्ली में बस में एक महिला कांस्टेबल के साथ छेड़खानी हुई है, और देश भर की अगर हम बात करें तो जब से दिल्ली का गैंगरेप वाला मामला हुआ है उसके बाद कई और जगहों से भी गैंगरेप की खबरें आई हैं। करीब 400-500 तक का यह आंकड़ा है पिछले 15-20 दिन में, या बात करें तो 22 दिन के अंदर अंदर। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं समझता हूं शायद इस प्रकार के हादसे तो बड़े आम रूप में होते रहते हैं, छेड़छाड़ के या रेप वगैरह के, लेकिन आज की डेट में हमारे देश के अंदर एक मुहिम छिड़ गई है इस चीज के ऊपर कि जो छेड़छाड़ की घटनाएं हैं या रेप की है, आज मीडिया इसको पूरे तरीके से कवर कर रहा है। लड़कियां भी जिनके साथ में इस प्रकार के हादसे होते थे वो शायद अब पूरे तरीके से खुल करके सामने आती हैं, चीजों को रिपोर्ट करती हैं, और पुलिस को भी ये समझ में आ रहा है कि इसको हम दबा नहीं सकते हैं, इसलिए ऑफेंसेस को रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। तो ये ऑफेंस जो हो रहे हैं और इनके ऊपर शायद प्रॉपर तरीके से अगर ये मुहिम चलती रही तो देश के अंदर काफी सुधार आएगा। और जैसा कि मैंने पहले कहा है कि जो इस प्रकार की चीजें होती हैं, खासतौर पे स्कूल के स्तर में या अलग अलग जगहों पे, यहाँ पर काउंसलिंग के लिए प्रोविजन जरूर लाना चाहिए स्कूलों में, क्योंकि साइकोलॉजी टेस्ट से इन सब चीजों को चेक किया जा सकता है और इससे बहुत सारे ऐसे बच्चे जो शायद मानसिक रूप पे क्रिमिनल बनने की मेंटेलिटीज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उनको रोकथाम की जा सकती है और ऐसे क्रिमिनल्स को हम प्रिवेंट कर सकते हैं फ्यूचर के लिए।
जी अरविंद जी, बहुत सही बात आपने की, काउंसलिंग होनी चाहिए। तो रशीद मसूद साहब से जानना चाहते हैं। रशीद मसूद साहब, आप केंद्र सरकार का एक तरह से हिस्सा हैं, जिस पार्टी की सरकार है उसके आप एक बड़ा अहम हिस्सा हैं, वरिष्ठ नेता हैं। तो क्या इस तरह की काउंसलिंग की जरूरत जो अरविंद शुक्ला जी जता रहे हैं, क्या आपको भी लगता है कि वो है और एजुकेशन सिस्टम में उस तरह की चीजें शामिल होनी चाहिए? हाँ, देखिए, अगर समाज को आपको चेंज करना है तो समाज में एजुकेशन तो आपको देनी पड़ेगी। और एजुकेशन से ज्यादा मैं समझता हूं कि एक जो डर और खौफ ऊपर वाले का, चाहे उसे आप ईश्वर कहिए, अल्लाह कहिए, किसी भी नाम से पुकारिए, वो डर और खौफ जो है वो समाज में से खत्म हो गया है बिल्कुल। और उसी वजह से हम बे सोचे समझे ऐसी हरकतें कर रहे हैं जो इंसानियत को शर्मसार कर रही हैं। तो मैं समझता हूं उसके भी एक जरूरी मॉरल एक बूस्टर की भी जरूरत है समाज को, और समाज में ही से ये अंदर से ही पैदा करना पड़ेगा, वरना खाली सजाएं, सख्त सजाएं इन चीजों को वो नहीं कर सकती हैं, प्रिवेंट नहीं कर सकती हैं। क्या तस्वीर हो सकती है, कैसे हो सकता है ये मॉरल बूस्टर? देखिए, मॉरल बूस्टर आप एजुकेशन जो क्लासेस हैं उसके अंदर कोर्स का हिस्सा बनाइए, जहां मॉरली आपको, आज क्या हो रहा है, आप आज मॉरली हम नहीं कर रहे हैं, क्या उठाते हैं कि हमें सेफ सेक्स कैसे किया जा सकता है, ये एजुकेशन हमें देनी चाहिए, सेक्स के बारे में पता होना चाहिए बच्चों को। ये तो हंगामा मचाते हैं, लेकिन सेफ सेक्स से बचना चाहिए शादी से पहले, ये कोई आज तक आवाज नहीं उठ रही कहीं से भी, ना अखबारों में मैं देख रहा हूं, ना कहीं से देख रहा हूं, ना कोई इंटेलेक्चुअल्स का ये जोर है इस बात पे, बल्कि बेराह रवि तो रहे लेकिन रेप ना हो, ये कोशिश है जनरली। जी श्याम जी, जो रशीद मसूद साहब कह रहे हैं कि साहब समाज के अंदर जो नैतिकता है और चीजों को सही तरह से नहीं रखा जा रहा है, कितना सहमत आप इससे हैं और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है? निश्चित रूप से सोशल अवेयरनेस जब तक बढ़ेगी नहीं, समाज में संवेदनशीलता जब तक बढ़ेगी नहीं, ये बातें ठीक नहीं होगी। रास्ते से आदमी गुजर रहा है, रास्ते के साथ में कोई एक्सीडेंट हुआ है, वो वहां रुकने की हिम्मत नहीं करता, वो वहां रुक के कोई मदद नहीं करता, क्योंकि उसके मन में भाव है अगर वो आगे पुलिस थाने में फोन करेगा, आगे उसको अस्पताल लेके जाएगा तो सबसे पहले इसकी तलाशी ली जाएगी, इसको पूछे जाएंगे 4 सवाल। जिस हैरेसमेंट को वो डर रहा है, इसलिए वो मदद के लिए रुकता नहीं है। धीरे धीरे असंवेदनशीलता बढ़ने लगी है। कोई भी आदमी संकट में है, वो बस 4 बार पुलिस थाने के इर्द गिर्द घूम रही है, वो मदद के लिए मांग रहे हैं, उसको कपड़े मिल नहीं रहे हैं, ये क्या है? इसके लिए तो कोई कानून नहीं है कि मदद नहीं करना, पर लोग पुलिस के परेशानी से, पुलिस के हरेसमेंट से लोग डर रहे हैं। पुलिस वाले जब तक ऐसा नहीं करेंगे कि इस प्रकार की मदद करने वालों को प्रमोट नहीं करेंगे, उनकी मदद को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, तब तक ये भाव जगेगा नहीं। समाज में नैतिकता बिल्कुल नहीं है, ये बात नहीं है जी। समाज संवेदनशील भी है। इतना बड़ा आंदोलन कोई भी नेता ना होते हुए स्वयं प्रेरणा से आगे आया है। इतनी कड़ाके की ठंड में आज भी जंतर मंतर पे लोग बैठे हैं, सब पढ़े लिखे लोग, सब युवा लोग। ये जो एक्टिविज्म है, इसका भी एक वैल्यूएशन है, उसको मैं कम नहीं करना चाहता। और इस प्रकार की समाज की जो विकृति है, वो केवल सेक्स एजुकेशन से पूरी नहीं होगी जी। समाज में विकृत लोगों को पनिशमेंट मिलती है, समाज उनको घृणित करता है, ऐसे कलंकित लोगों को बाइकआउट किया जाएगा। ऐसी धारणा जब अपने आप बनेगी तो समाज एक दंड शक्ति के रूप में खड़ा होता है जी। कानून उसको सपोर्टिंग रहेगा, न्याय व्यवस्था उसको न्याय दिलाएगी। अभी न्याय व्यवस्था पर से भी लोगों का विश्वास उठ रहा है, अरे क्या करेंगे, कितने दिन कोर्ट में केस चलेगी। ये सब बातों का यही तरीका है कि संवेदनशील मन से ही समाज के क्वेश्चन को सही जवाब मिलेगा। और मैं आशावादी हूं, निश्चित रूप से इस प्रकार की घटनाओं ने जिस प्रकार से समाज को झकझोरा है, समाज विचार करने लग गया है, तो विचारवंत पढ़े लिखे लोग देहात से लेकर सभी जगह पे लोग स्वयं प्रेरणा से आगे आ रहे हैं और ये अप्रिशिएटेबल है जी। बहुत सही बात आपने कही कि समाज में सबको कानून का भी खौफ रहे, न्याय प्रक्रिया भी ठीक हो और नैतिक मूल्य भी ऊपर रहे। रसूल साहब, ये सारी चीजें कैसे आ सकती हैं? मुझको भी पढ़ किताब हूँ, मजमून खास हूँ, माना तेरे निसाब में शामिल नहीं हूँ मैं। रशीद मसूद साहब की आवाज सुन रहा हूँ मैं। सब होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस क्या कर रही है, भारत सरकार क्या कर रही है? क्या सिलेबस में इस तरह की चीजें शामिल की गई हैं? क्या सिलेबस में इस तरह की चीजें शामिल की जाएंगी?
क्या HR मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री कुछ कर रही है? मसूद साहब आपसे सवाल है। जुमा 8 दिन इसको हुए हैं, आप सारी चीजें गवर्नमेंट से चाहते हैं, जो इतनी डिमांड्स रखी गई थी जी, वो सारी गवर्नमेंट्स ने मान ली। अब उसके बाद अब जिसका दायरा आप जितना वसी करते चले जाएंगे और उस पे सब पे सवाल को पूछेंगे कि आज कर रही है, तो ये आज एक दिन के करने की बात नहीं हो सकती है। कौन से कदम उठाए गए? ये बहुत दिन से कदम सारे कौन से नहीं उठाए गए? एक दिन में कदम उठेगा क्या? ये कह दिया उन्होंने कि फास्ट ट्रैक में इसको हम कराएंगे, कानून में तरमीम करेंगे, डेथ पेनल्टी की बात चल रही है रेप के लिए, तो सारी चीजें एक्सेप्टेबल हो गई हैं और क्या। तो लेकिन कानून है, कोई बच्चों की गुड़ियों का खेल नहीं है कि एक दिन में आप उठाकर इधर से इधर रख दोगे। कानून बनेगा, पार्लियामेंट में आएगा, पहले मुसव्वदा बनेगा, फिर उसके बहस होगी, फिर उसके बाद कानून पार्लियामेंट में आएगा, फिर पार्लियामेंट में बहस होगी, तब जाके कानून बनेगा। ये तो बरसों लग जाएंगे, मुझे लगता है बरसों लग जाएंगे इंसाफ की दरकार को। बरसों नहीं, लेकिन कुछ वक्त तो लगेगा ही। जी रशीद मसूद साहब, सही बात आपने कही कि कानून बनेगा, पहले मसौदा बनेगा, फिर उस पर चर्चा होगी, संसद में आएगा, तब जाके कानून में कोई बदलाव हो सकता है। अभी वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम लौटेंगे और चर्चा करेंगे कि इस अहम मुद्दे पर नेताओं के या दूसरे लोगों के किस तरह से बेतुके बयानबाजी अभी तक जारी है। सभी मेहमान हमारे साथ बने रहेंगे, आप कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं। देखिए रोजाना सुबह 6 बजे अलिफ टाइम, सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। वजूदे कायनात। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया गया, लेकिन वो आग इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जला नहीं सकी। मिटा दो अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। किसी आवाज को नहीं सुन रहे? कौन सी आवाज? किसी बच्चे की आवाज। जी हाँ, कुरान पाक सदियों से हमारी रहनुमाई कर रहा है। शायद दुनिया में कोई भी इसे फरामोश नहीं कर सकता। हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार इस रोशन हकीकत को लेकर हाजिर हैं हम। देखिए हमारी खुसूसी पेशकश सदाए हक, सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। दिल्ली न्यूजीलैंड में एक बार फिर आपका स्वागत है। दिल्ली में गैंगरेप की घटना के बाद से ही आए दिन बेतुके बयानबाजी का दौर जारी है। कभी नेताओं की जुबान फिसलती है तो कभी आरएसएस प्रमुख इंडिया और भारत में अंतर समझाते हैं। अब इस फेरिस्त में एक और नाम जुड़ गया है और वो नाम है संत आसाराम बापू का। आसाराम बापू ने पीड़ित लड़की को गैंगरेप के लिए दोषी ठहराते हुए कहा है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। जिन्होंने गलती की शराबी थे। अगर उस कन्या ने सारस्वती मंत्र लिया होता, गुरु दीक्षा ली होती, तो बॉयफ्रेंड के साथ पिक्चर देखकर जिस किसी बस में घुसती नहीं। अगर घुस भी गई तो 6 शराबी थे, 5 या 6 जो भी थे।
भगवान का नाम लेती और एक का हाथ पकड़ती, तेरे को तुम्हें भाई मानती हूँ। दो को बोलती भैया मैं अबला हूं, तुम मेरे भाई हो, धर्म के भाई हो। भगवान का नाम लेकर हाथ पकड़ती, पैर पकड़ती, इतना दुराचार नहीं होता। गलती एक तरफ से नहीं होती। संत की यह संत वाणी है। गैंगरेप मामले के बाद बेतुके बयान तो बहुत आए, लेकिन आसाराम बापू के शर्मनाक बयान को सुनकर शायद शर्म को भी शर्म आ रही होगी। लेकिन संत जी को तो अपने बेतुके बयान पर अफसोस तक नहीं है। अगर अफसोस होता तो शायद अब तक माफी मांग चुके होते। संत आसाराम ही इकलौते नहीं है जो दिल्ली गैंगरेप मामले पर उल जुलूल बोलने वाले हैं। अब आपको कुछ और बयान सुनाते हैं जो कुछ नेताओं की मानसिकता दर्शाते हैं। सबसे पहले जेडीयू सांसद जय नारायण निषाद को सुनते हैं, जो देश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराध के लिए शराब और पहनावे को जिम्मेदार मानते हैं। हर एक आदमी चाहते हैं कि हम मॉडर्न हो जाएं। ब्रिटिश कल्चर आ गया है। फॉरेन में रेप नाम की कोई चीज नहीं है। उधर ये है मर्जी से लोगों का, और वही रहन सहन हम लोग यहाँ सीख गए हैं। अब पहनावे पर ही, चाहे किसी का हो, चाहे नौजवान का नजर हो, चाहे बुजुर्ग का नजर हो, पहनावे पर चली ही जाती है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने तो हद ही पार करते हुए भारत और इंडिया का अंतर समझाते हुए कहा कि रेप इंडिया में ज्यादा होता है, भारत में कम। बलात्कार की घटनाएं इंडिया में ज्यादा और भारत में कम होती है। इस बदजुबानी में बीजेपी भी पीछे कहां है। राजस्थान के अलवर से विधायक बनवारी लाल सिंघल लड़कियों की स्कर्ट पर पाबंदी लगाने की नसीहत दे रहे थे, तो मध्य प्रदेश के उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय महिलाओं को लक्ष्मण रेखा में रहने का ज्ञान बांट रहे थे। मेरा मानना है कि इस प्रकार से ये जो यूनिफॉर्म है, इसका जैसे 12th और 11th और 12th स्टैंडर्ड की जो बच्चियां हैं, उनकी यूनिफॉर्म में बदलाव होने से निश्चित रूप से जो एक अंतर आएगा। एक ही शब्द है सिर्फ, मर्यादा। मर्यादा का उल्लंघन होता है तो सीता हरण हो जाता है। जब लक्ष्मण रेखा हर व्यक्ति की खींची हुई है, उस लक्ष्मण रेखा को कोई भी पार करेगा तो रावण सामने बैठा तो सीता हरण करके ले जाएगा। अब इन बेतुके बयानों पर हंसा जाए या इन लोगों से सवाल पूछा जाए, इन पर असर तो पड़ने वाला है नहीं। क्या करेंगे आप और क्या करेंगे हम, क्योंकि बेतुके बयान तो आगे भी आएंगे। रजनीश त्रिपाठी के साथ कमलाकांत, चैनल 1 न्यूज। तो देखा आपने, जितने मुंह उतनी बातें, हर तरफ जुबान फिसल रही है या ऐसे बयान जिसकी कोई तुक नजर नहीं आता। रशीद मसूद साहब, जो आसाराम बापू जी ने आज कहा है, उस पर क्या कहेंगे आप? अफसोस के अलावा क्या कर सकता हूं कि निहायत अफसोस की बात यह है कि आसाराम बापू साहब को यह पता होना चाहिए कि जब आदमी पे शैतान सवार होता है, वो माँ और बाप और बेटी बनाने से रुकता नहीं। नंबर 2 बात यह है कि जो ताली दोनों हाथ से बजाने का ताल्लुक है, दोनों हाथ से ताली जब बजती है जब थोड़ी सी जान पहचान होती है कल्प्रिट से, मुलजिमान से। यहां तो उस बच्ची की कोई जान पहचान ही नहीं थी जी। और कोई भी आदमी जिसके पास दूसरा साधन नहीं है, बस से ही उसे चलना है, तो डीटीसी के बस में नहीं चलेगा तो फिर बापूजी भेज दें उसके पास मर्सिडीज अपनी, तो उससे चली जाया करेगी। वो तो जाएगी भी डीटीसी की बस में बैठेगी, और जब बैठेगी और वहां उसके साथ ऐसा हादसा हो जाए तो उसमें उसकी क्या खता है। ये निहायत अफसोसनाक बात है। और अपने ऊपर वचन तक रहें, धार्मिक मामलों तक रहें। जब उनको इसका शऊर नहीं है कि सामाजिक मामलात में किस तरह और क्या बात करनी चाहिए, तो मैं समझता हूं अपने आप को सिर्फ धार्मिक मामलात तक ही कन्फाइंड रखें। बहुत सही बात आपने कही मसूद साहब के सामाजिक मामलों पर किस तरह से बोलना, इसका शऊर आना चाहिए। जादू जी, आप किस नजर से देखते हैं? सिर्फ आसाराम बापू की बात नहीं है, आपके नेताओं की भी जुबान फिसली है। आसाराम बापू जी का जब तक बयान का सवाल है जी, वो बिल्कुल बेतुका एवरी टावर में बैठकर कुछ तत्वज्ञान देकर समाज की धारणा नहीं होती। जो नरराक्षस जो घृणित कृत्य करने के लिए विकृत मानसिकता से उन्होंने उस लड़की को घेरा, उस बस में उसको किडनैप किया, और जिस प्रकार का कृत्य हुआ, यह निश्चित कलंक का साबित करता है।
वो लड़की उनको भाई भी कह दे और पिताजी भी कह दे, इससे उनकी मानसिकता नहीं बदलती। और इस प्रकार की बयान की दोनों हाथों से ताली बजती है, ये कहकर उस सजा वाला जो अपराधी का जो कार्रवाई हुई है उसको माइल्ड करने का कोई अप्रोच ठीक नहीं लगता। आसाराम बापू जी के बारे में हमें रिस्पेक्ट है, श्रद्धा है, पर आज का उनका बयान इस परिस्थिति में बिल्कुल नॉन कॉग्निजेबल होता है। नॉन कॉग्निजेबल होता जहां है। तक रहा भागवत जी के बयान का सवाल, भागवत जी ने जिस रेफरेंस से वो कहा वो रेफरेंस बदलकर मीडिया उसको प्रदर्शित कर रहा है। किस रेफरेंस में 2 कहा दिन उन्होंने? पहले उनके साथ मंच पर, मैं भी मंच पर उनके साथ ही बैठा था जी। उन्होंने जो विवाह संस्था का वर्णन किया कि विदेश में विवाह संस्था ये कॉन्ट्रैक्ट के रूप में ली जाती है और अपने देश में वो एक संस्कार है और लोग उसको अलग ढंग से पेश कर रहे हैं, ये उन पर अन्याय है ऐसा मुझे लगता है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि ये सब इंडिया बातें में जो रेप ड्रेस कोड होते हैं, भारत में नहीं होते। महिलाओं के व्यवहार का सवाल है, ये सब बातों में निश्चित रूप से उस रेफरेंस से इसको देखा जाना चाहिए। आसाराम बापू जी ने जो कहा है उससे हम सहमत नहीं है। आसाराम बापू को इस प्रकार का नहीं कहना चाहिए था और इस प्रकार के जो घृणित कृत्य हुआ है उसकी तीव्रता भी कम नहीं करनी चाहिए। श्याम जी, मोहन भागवत जी ने यह भी कहा है कि इंडिया में रेप होते हैं, भारत में नहीं होते। जहां तक भागवत जी ने इंडिया और भारत का वर्णन किया है जी, उसमें निश्चित रूप से ये कह सकते कि आज भी कई पैमाने पर गांवों में संस्कारों का वातावरण इकट्ठा, परिवारों का वातावरण ये है। शहर में इस प्रकार के कृत्य होने की बहुत ज्यादा संख्या बढ़ी है। इस आधार पे उन्होंने कहा था कोई शहरों को बदनाम करना और गांवों को सुरक्षित रखना, ये बात उसमें नहीं थी। इस प्रकार का कृत्य गांव में हो या शहर में हो कहीं भी क्षम्य नहीं है। लेकिन क्या रेप जैसे सेंसिटिव इशू को लेके शहर और गांव का फर्क समझाना जरूरी है इतने बड़े संगठन के मुखिया को? नहीं, उन्होंने जिस रेफरेंस से किया उसमें कोई दो राय हो नहीं सकती। शहरों में यह प्रमाण ज्यादा है, ये कोई नकार नहीं सकता। अभी अरविंद जी हमारे साथ मौजूद है। अरविंद जी, आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, बहुत सारे केसेस आपने देखे होंगे, क्या आप ये बात कह सकते हैं कि शहरों में ज्यादा रेप होते हैं और गांव में कम होते हैं? ऐसा कुछ है? मैं तो बल्कि ये कहूंगा कि शायद शहरों में जागरूकता ज्यादा होती है, इसलिए लड़कियां अगर अपने साथ कोई अनहोनी या इस प्रकार की घटना घटती है तो फौरन ही उसको पुलिस को सूचित करती हैं, उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। गांवों में इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं उसको दबा दिया जाता है और शायद ये आवाज आगे बढ़ नहीं पाती है, इसलिए इसकी सूचना नहीं प्राप्त हो पाती है। रसूल साहब, सामाजिक डर जो चलता रहता है, इसके अंतर्गत बहुत सारी लड़कियां हैं जो इस प्रकार की घटनाएं, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि पारिवारिक में स्तर पर भी, परिवार के अंदर भी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं और उस प्रकार की घटनाओं को पूरे तरीके से समाज में दबा दिया जाता है और ये मैटर्स रिपोर्ट भी नहीं हो पाते हैं। एक कानून के जानकार की हैसियत से अगर आप इस पर देखें, जो आसाराम बापू ने कहा कि वो लड़की उन्हें अगर भाई बना लेती और भाई कहती, भाई का वास्ता देती, तो उसके साथ शायद ऐसा नहीं होता। कितना सहमत है जहां पर सगी बहन के साथ रेप हो रहा है, बाप बेटी के साथ रेप कर रहा है? देखिए, साधुवाद के स्तर पर अगर इस चीज को देखा जाए तो मैं समझता हूं शायद आशाराम जी ने अपने स्तर पर सोच करके कहा कि शायद वो भाई बनाती तो हो जाता, लेकिन मैं समझता हूं कि जैसे राशि साहब ने भी कहा कि जिसके मन में शैतान हावी होता है तो उसको इन सब चीजों का कोई असर नहीं होता है। वो पूरे तरीके से शैतानी तबीयत से इस प्रकार के कार्यक्रम कर रहा होता है और उसको आप भाई बनाइए, माँ बनाइए, बाप बनाइए, कुछ नहीं फर्क पड़ता है। और वैसे भी आजकल तो विशेष स्तर पर ऐसी घटनाएं रोज देखी जाती हैं जहां पर पारिवारिक स्तर पर, जैसे मैंने बताया, बाप के अगेंस्ट ऐसे केसेस आते हैं जहां पर अपनी बेटी के साथ में लोग रेप करते हुए नजर पाए जाते हैं। तो इन चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता है। और रही बात, मैं समझता हूं कि शायद जो आशाराम जी के लिए मेरी पूरी श्रद्धा भी है, पर ये ताली दोनों हाथ से बजती है, शायद ये तो बिल्कुल नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की घटना के लिए कोई भी किसी भी स्तर से कोऑपरेट नहीं कर रहा है। और जब ऐसी चीजों का कोई इन्विटेशन नहीं है, कोई कोऑपरेशन नहीं है, तो ये ताली बजने वाला कार्यक्रम बिल्कुल नहीं हो सकता है। ये पूरे तरीके से ऐसी अनहोनी घटना है जिसकी सिर्फ भर्त्सना की जा सकती है और ऐसे इसके अलावा कुछ नहीं किया जा सकता है। आप कानून का जानकार हैं, आपको लगता है कि इस तरह की बेतुकी बयानबाजी किसी धारा के अंतर्गत कोई अपराध आती है या सिर्फ हम नैतिकता की बात करके छोड़ देंगे? हमारे डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर राइट टू फ्रीडम है। जब तक कि हम किसी ऐसी चीज को ना कहें जो किसी दूसरे के लिए इस किसी स्तर पर उसको कानूनी रूप से या उसको सामाजिक रूप से डिफेम करती है, तो उसके लिए तो चीजें हो सकती हैं। अदरवाइज आप अपने डेमोक्रेटिक सेटअप में जो चाहिए कहते रहिए,
तो इसके लिए कुछ नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि जहां तक कि आशाराम बापू जी का है, सब लोग बड़ी श्रद्धा से उन्हें देखते हैं, तो ऐसे बयान उनसे अपेक्षा नहीं किए जाते हैं। और अगर ये बयान मैं समझता हूँ शायद उनके मुंह से किसी दूसरे भाव में निकला है, गलत तरीके से निकला है, तो उनको भी इसका क्लैरिफिकेशन जरूर देना चाहिए, जिससे कि सामाजिक स्तर पे जो उनकी प्रतिष्ठा है, जो उनका सम्मान है, उसमें कहीं ठेस ना पहुंचे, लोगों के उनके प्रति जो भावनाएं हैं उसमें कहीं परिवर्तन नहीं आना चाहिए। आशाराम बापू से ऐसे बयान की अपेक्षा नहीं की जाती, लेकिन क्या संघ प्रमुख से ऐसे बयानों की अपेक्षा की जाती है जैसे बयान उनकी तरफ से आए हैं? बस जैसे आपने बताया कि वो उन्होंने भारत और इंडिया को अलग अलग कर दिया है, तो आज भी उनके मन में एक भावना है कि शायद भारत देश एक अलग देश है और इंडिया दूसरा देश है। दूसरी चीज जहां तक की सवाल है कि एक दूसरी मैंने चीजें देखी है जो कई नेताओं के थ्रू आई हैं कि पहनावे के ऊपर इस प्रकार की चीजों के ऊपर शायद चीजें बढ़ती हैं। मैं इससे बिल्कुल असहमत हूं। आज की डेट में पहनावे का जहां तक की सवाल है, जरूरतें हैं इस प्रकार की। लड़कियां जो काम करती हैं समाज के अंदर, एक कंधे से कंधा मिलाकर के चलती हैं, उनको पैंटे भी पहनना पड़ता है, स्वेटर्स पहनना पड़ता है और पूरे तरीके से समाज में आगे से बढ़कर के काम करना पड़ता है। सिर्फ ये कहना कि साड़ी पहन ले और उसके बाद वो पूरी तरीके से सती सावित्री हो जाती, मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता हूं। साड़ी पहन लेने से आधा पेट खुला रहता है, आधी पीठ खुली रहती है, आधा शरीर दिख रहा होता है, तो इन चीजों का कोई मायने नहीं रखता। अब समाज बदल रहा है, हम लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं और इस आगे बढ़ने की परिभाषा के साथ साथ हमें अपने समाज के अंदर विकसित समाज की तरफ बढ़ने के साथ साथ मानसिकता को डेवलप करना चाहिए। लोगों के अंदर इस प्रकार की जागरूकता लानी चाहिए कि लोग कभी इस प्रकार की चीजें देखें तो फौरन ही प्रोटेस्ट करें, रिपोर्ट करें। आज मेरे किसी क्लाइंट ने एक चीज बताई तो मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन करके कि दो लड़के एक ऑटो में, जबरदस्ती दो लड़कियां बैठी थी, उनके साथ बैठने की कोशिश करने लगे, तो ऑटो वाले ने बहाना बना करके कि वो अपने घर पे फोन कर रहा है, उसने पुलिस को फोन किया और फौरन ही पुलिस ने उसको पहुंच करके और उन लड़कों को पकड़ा। तो शायद इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं उसमें लोग जागरूक हो जाएं, लोग फौरन पुलिस को रिपोर्ट करना शुरू कर दें, तो मैं समझता हूं इस प्रकार की काफी घटनाओं को रोका जा सकता है। जी रसूल साहब, आपने देखा बयानबाजी लगातार चल रही जब से लड़की के साथ गैंगरेप हुआ है और उसके बाद कहीं ना कहीं से रोजाना खबर आती है कि साहब आज उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया, आज उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया। ये जुबान फिसल रही है या कहीं ना कहीं जो गैंगरेप हुआ उसको जस्टिफाइड करने की कोशिश? ये जो बीजेपी के लीडर मोहन भागवत की तरफ से बोल रहे हैं, इनसे मैं ये कहूंगा कि उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने वो नहीं कहा, वो शायद आपके सवाल को टाल रहे हैं। वो इस बात का जवाब दे नहीं पा रहे हैं कि आरएसएस प्रमुख ऐसी बात क्यों कही उन्होंने और क्या उनको पूरा अधिकार है ये बात कहने का। भारत और इंडिया को अलग करना चाहते हैं, आखिर ये क्यों कह रहे हैं और क्यों कहना चाहते हैं। और फिर मैं वही बात कहूंगा कि इंसाफ होगा तो सिर्फ दिल्ली की इस बेटी के साथ नहीं बल्कि पूरे भारत में जहां जहां ऐसा हुआ है, अगर उसके साथ इंसाफ होता तो शायद ये नौबत ना आती। और इंसाफ देना होगा और इंसाफ देने के लिए भारत सरकार को गौर करना होगा। रशीद मसूद साहब भी अपनी बात से कहीं ना कहीं जवाब से बच रहे हैं कि सरकार क्या कदम उठा रही है, और सरकार अगर बहुत ज्यादा लंबे समय तक कदम उठाएगी तो शायद इंसाफ ऐसा लगेगा कि अब इंसाफ नहीं मिलने वाला है और मजलूम को इंसाफ ये सरकार देगी कि नहीं देगी। मसूद साहब आपसे सवाल है। जी मैं रसूल साहब से कहना चाहता हूं कि आपको इतने मालूमात तो होनी चाहिए कि सरकार का दायरा कहां से शुरू होता है और कोर्ट का दायरा कहां से शुरू होता है। जहां तक सरकार का दायरा है वो अपना तमाम काम इस केस के मुताबिक मौजूदा कानून के मुताबिक कर चुकी है, अब उसमें कुछ और करना बाकी नहीं है। अब कोर्ट का दायरा रह गया, कोर्ट को सरकार मजबूर नहीं कर सकती, हम डेमोक्रेसी में हैं, कोर्ट भी इंडिपेंडेंट है, वो कोई मातहत नहीं है सरकार का। इन चीजों को आप लोगों को एजुकेट करना आप भी नहीं चाहते हो अवाम को, आप लोग अवाम को गलत इंफॉर्मेशन देते हैं और उनको मतलब ये है कि एजुकेशन का तरफ ले जाना ही चाहते हैं। अच्छा मसूद साहब, हमें भी अपनी दुरुस्तगी करनी चाहिए। रशीद मसूद साहब, ये पहला केस नहीं है, और भी मुकदमे और भी केसेस ऐसे हुए हैं और पुलिस में ऐसा बात इस केस की हो रही है, आज बात इस केस की हो रही है और इसी केस को लेकर के तमाम महवर यही बना हुआ है, इसी के चारों तरफ चल रहा है, इसीलिए मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूं। बाकी केसेस चल रहे हैं पहले से, वो होते रहेंगे जब तक कानून उस पर नहीं आएगा, और वो भी कोर्ट के ऊपर है कि जब कोर्ट में चला जाए तो फिर कोर्ट के ऊपर है, वो फिर उसमें सरकार का कुछ नहीं रहता है। मसूद साहब, जो बात अभी चल रही थी, जो बयानों पर बात चल रही थी लगातार, जी मैं वहीं आ रहा हूँ, जिम्मेदार लोग हैं वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। जी मोहन भागवत साहब का बयान निहायत अफसोसनाक है और श्याम जी जो उसको डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस इंडिया के तसव्वुर उनके दिमाग में और जिस इंडिया की वो बात कर रहे हैं, उस इंडिया में तो रेप होता ही नहीं, रेप नाम की चीज ही नहीं है, इसलिए कि वहां तो लिव इन पार्टनरशिप हो गई है,
वहां सेक्स विद कंसेंट है, उसे कोई बुराई नहीं समझ रहा है सेक्स को। जो हम जिस चीज के लिए लड़ रहे हैं वो तो उस इंडिया की बात कर रहे हैं, उस हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, उस भारत की बात कर रहे हैं जहां सेक्स को शादी से पहले बुरा समझा जाता है। और वहां अगर आप देखिए तो वहां देहात में ज्यादा केसेस सेक्स के हो रहे हैं, ये रेप के हो रहे हैं। और वहीं छोड़ दीजिए, आप शहरों के अंदर भी अगर आप लेके बात करते हो तो शहरों में भी झुग्गी झोपड़ियों में ज्यादा रेप के केसेस होते हैं बनिस्बत किसी और उनके। और उन लोगों के साथ ज्यादा केसेस होते हैं कि जो वाकई हिंदुस्तानी लोग होते हैं, जो सेक्स को शादी से पहले बेहतर नहीं समझते हैं। जिस इंडिया की आप बात कर रहे हो उसमें तो रेप होता ही नहीं है, रेप बहुत मामूली रेप होता है। जो मौजूदा हमारी रेप की तारीफ है, रेप की डेफिनेशन है, उसके मुताबिक तो निहायत अफसोसनाक बात है। और श्याम जी को एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, इस बारे में कोई शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए कि हाँ ये बात गलत की गई है और इस बात को नहीं कहना चाहिए था। हाँ, सुरजीत जी आप बताएंगे कि जो नेताओं की लगातार बयानबाजी आ रही है, सिलसिला कैसे रुके और क्या ये जिम्मेदारों की गैर जिम्मेदारी नहीं है? गैर जिम्मेदारी तो है ही, लेकिन ये सिलसिला तुरंत रुकने वाला नहीं है, क्योंकि इससे उनकी मानसिकता जो है वो बाहर झलक रही है। अब तक वस्त्र पे जो बात हो रही थी, इस पे आप ये भी देखें कि 3-4 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हो रहा है, तो उसने कौन से गलत कपड़े पहने हुए होते हैं कि उसके साथ ऐसा जघन्य जो है अपराध किया जाता है। ये जिसके साथ गैंगरेप हुआ उसने कौन से कम कपड़े पहने? जी बिल्कुल, जाड़े का मौसम है तो लोग जाहिर है कि सर से पांव तक ढके हुए हैं। यहाँ पर तो ड्रेस की बात ही नहीं होनी चाहिए। और अपराधी मानसिकता के जो लोग हैं उनको ड्रेस का बहाना नहीं चाहिए होता है। जो बच्चियों के साथ जो बलात्कार हो रहा है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ, इससे ये बात जाहिर होती है कि ड्रेस का कोई बहाना है ही नहीं। और जहां तक नैतिकता का सवाल है तो सरकारी पक्ष सिर्फ भाषणबाजी करके इस पर अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती। आप ये देखिए कि पिछले 65 सालों में शिक्षा व्यवस्था किनके तहत था? उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में नैतिकता को स्थान दिया क्यों नहीं? ऐसे वर्कशॉप क्यों नहीं किए गए? और कहा जा रहा है कि अगर शिक्षा के द्वारा इन लोगों में मानसिकता परिवर्तन की जाती तो ऐसा नहीं होता। तो आज की व्यवस्था ये है कि प्राइवेट स्कूल से मालिक पैदा होते हैं और जो सरकारी स्कूल है उससे नौकर पैदा होते हैं। वहां पर जो मौजूदा करिकुलम है उसी को ढंग से उसका पालन नहीं किया जाता, तो ये नए नए वर्कशॉप आप कहां से पालन करेंगे? वैसा उनके पास ढांचा ही नहीं है। जहां तक प्राथमिकता का सवाल है, प्राथमिकता का सवाल है, पहले सत्र में बात हो रही थी फास्ट ट्रैक कोर्ट की। तो आप देखिए कि सरकार की प्राथमिकता क्या है। एयर इंडिया जैसे एक सिख जो एविएशन सेक्टर है उसको खड़ा करने के लिए हजारों की लागत, हम पॉलिटिकल बात कर रहे हैं, अपनी बहस को महदूद रखते हैं उसी मुद्दे पर जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं। मैं व्यवस्था की बात कर रहा हूँ। फास्ट ट्रैक ऑफ ट्रैक जा रहे हो, नहीं आप अपने पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को पेश कर रहे हो। फास्ट ट्रैक पॉलिटिकल बात अभी हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं उस पर हम अपनी बातचीत को मुद्दे से बात बयानबाजी आप देखिए कि मानसिकता झलक रही है। आपने बयानबाजी के बारे में पूछा, बहस कीजिए तो उस मुद्दे पे कीजिए, वरना पॉलिटिकल बहस नहीं। ये तो कार्यक्रम के एंकर जो है वो तय करेंगे, आप तय नहीं कर सकते। सुरजीत जी, जो बयानबाजी पर बात हो रही है, बयानबाजी जो जिम्मेदार लोग हैं उन्हें इतने गैर जिम्मेदारी के बयान नहीं देने चाहिए, बात इस पर हो रही है। हाँ, तो जिम्मेदार जो लोग हैं, इस प्रकार के फास्ट ट्रैक कोर्ट की निर्मित करने के लिए भी सरकार को 65 साल की वेट करनी पड़ी। इतनी बड़ी घटना होती है, इतना निंदनीय कृत्य राजधानी में होता है। श्याम जी, बीच में आपकी भी सरकार आई है, खड़ी होती है, उसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट होगा। श्याम जी सरकार ने बीच में आपकी भी सरकार रही है लगातार। 1998 से लेके 98 से लेके 2004 तक आप लोग सत्ता में थे, तब भी ये बात ध्यान नहीं आई। इसलिए ये 65 साल में 6 साल केवल दूसरी सरकार थी, तो उन 6 साल में आपने क्यों नहीं सोचा? कांग्रेस सरकार का योगदान है। 6 साल में आपने क्यों नहीं सोचा? संस्कारों का महत्व नहीं है, या नैतिकता नहीं है, कानून का डर नहीं है, सजा का प्रावधान नहीं है, फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रावधान नहीं है। ये सब कांग्रेस की देन है। लोग गुनहगार घूम रहे हैं, उनको प्रतिष्ठा मिल रही है, पुलिस थाना आधार नहीं लग रहा है लोगों को। जिन राज्यों में पॉलिटिकल बहस में भी हम लिए तैयार हैं, कांग्रेस की देन है। पॉलिटिकल बहस भी करने श्याम जी आपसे मसूद साहब ने पूछा था, जो आपने डिफेंड किया मोहन भागवत जी के बयान को, आपको मानना चाहिए था कि उन्होंने गलत बयान दिया है, उस पर आप बात। और भी कई नेताओं के बयान आपके आए, आपके कैलाश वर्गीय बात कर रहे हैं लक्ष्मण रेखा की, कि लक्ष्मण रेखा लांघोगे तो रावण सामने बैठा होगा। कॉन्टेक्स्ट छोड़ के नहीं सोचना चाहिए। उस आदमी का कहने का इंटेंशन क्या है,
ये देखकर उसका परीक्षण होना चाहिए। जी क्या 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 कांग्रेस वाले इस विषय में माहिर है जी कि वो इश्यू डाइवर्ट कर देते हैं। इश्यू डाइवर्ट करके मूल मानसिकता कैसे चेंज होगी, समाज को पुलिस आधार कैसे लगेगा, गुनेगारों को सजा कैसे मिलेगी, ये इश्यू छोड़ दिए। राजस्थान के आपके नेता, राजस्थान के आपके विधायक थे, उन्होंने कहा कि साहब स्कर्ट पर बैन लगा देना चाहिए। वो किस संदर्भ में बात उन्होंने कही कि स्कर्ट पर बैन लगा देना चाहिए, यही रेप के लिए दोषी है? पहनावे से, इससे, ये सब बातें से उत्तेजना निर्माण होती है या आदमी के मन में क्या भाव तैयार होता है, वो सब विषय अलग है। उनकी चर्चा करने का ये टाइम नहीं है। सवाल जो विषय है, मूल विषय, यही तो मूल विषय है। अभी हम बात कर रहे हैं बेतुके बयानों पर। आप इस बयान को बेतुका मानते हैं कि नहीं मानते हैं? सही मानते हैं उसके? हमने पहले ही कह दिया, आज आसाराम बापूजी ने जो बयान दिया वो ठीक नहीं है। श्याम जी से बात हो रही है, मोहन भागवत आसाराम बापू के अलावा हमने मोहन भागवत जी का बयान दिखाया, विजय वर्गीय का बयान दिखाया, हमने आपके राजस्थान के जो विधायक है उनका बयान हमने दिखाया। उन सबके बारे में बात कीजिए ना। ये सभी नेताओं के बयानों का भी भाव अगर ध्यान में लेंगे तो मर्यादा का महत्व तो है ही जीवन में। सवाल आज के कॉन्टेक्स्ट में ये बोलना जरूरी है क्या नहीं, ये है। तो आपको लगता है जरूरी है आज के कॉन्टेक्स्ट में बोलना? समस्या हम क्यों डाइवर्ट कर रहे हैं? आपको लगता है कि आज के कॉन्टेक्स्ट में बोलना जरूरी है? ये सब जो कैलाश वर्गीय ने बोला या जो बेनीवाल जी ने बोला और जो मोहन भागवत जी ने बोला, आज के परिप्रेक्ष्य में बोलना जरूरी है, सही है? उस परिप्रेक्ष्य में ही इसका आकलन होना चाहिए, इसका परीक्षण होना चाहिए। देखिए, मैं शायद जी अरविंद, इसमें कुछ कहना चाहूंगा जरूर। जी, मैं सब लोगों की चर्चा देख रहा हूं, अलग अलग पार्टियों के विषय पे चर्चा देख रहा हूं। कहीं ना कहीं आप लोग अपने इस पर्टिकुलर चीज पे, जिस इशू पे हम लोग हैं, हम चाहते हैं कि उन्मुक्त समाज जिसमें किसी भी प्रकार के, यदि किसी ने कोई गलती किया है तो उसको उजागर करने में हमें शर्म नहीं होनी चाहिए, बल्कि खुल करके एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर हमने गलती किया है तो हम उसको डिफेंड करने लगते हैं तो आप समझिए गलत चीज को बढ़ावा देते हैं। और जब तक हम बढ़ावा देते रहेंगे गलत चीजों को, तो समाज में कुरीतियां फैलती ही रहेंगी। और हमें चाहिए कि आज चीजों को इस स्तर पर लेकर के आए कि यदि कोई गलती है तो उसको समाज को सुधारने के लिए लेकर के आए। मैं समझता हूं कि शायद आज अगर किसी ने गलती किया है तो उसमें हम कुरेद करके नई चीजों को लेकर के आए और नई नई पहलुओं पर चर्चाएं करें। इससे बजाय ऐसे समाज की निर्माण करें, ऐसे समाज की स्थापना करें जो ऐसे लोग जिन्होंने किया है उनको कंडेम किया जाए। और दूसरी चीज, ऐसी शिक्षा का प्रावधान लेकर के आए किसी अच्छे पॉजिटिव एटीट्यूड से, जिसमें सब लोग सहयोग दें। जैसे मैं समझता हूं विदेशों में अगर आप देखिए, अमेरिका में देखिए, एक बार इलेक्शन होने के बाद अपोजिशन कहीं नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन हमारे देश में अपोजिशन हर स्तर पर हर दिन दिखाई पड़ता है। जिस दिन इलेक्शन खत्म होता है और जब इलेक्शन अगला आता है तब तक अपोजिशन ही दिखता रहता है। तो शायद देश के लिए मुझे एक बड़े अच्छे समाज की आवश्यकता है जिसमें अपोजिशन का तर्क सिर्फ इतना होना चाहिए कि हम समाज के साथ में, समाज की भलाई के लिए सारी पार्टी के लोग मिल करके कार्य करें। जी शुक्ला जी, बहुत सही बात आपने कही कि देश के लिए सबको मिलकर काम करना चाहिए और इसका बाकायदा ऐलान भी करना चाहिए। यूसुफ साहब, मैं एक सवाल करना चाहूंगा अरविंद जी। जी अरविंद, सुरजीत जी, आप किसी और दिन हम बात करें, क्योंकि अभी हम लोग वक्त हमारा बहस का पूरा हो चुका है। आज के न्यूज लाइन में इतना ही। हम सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं। रशीद मसूद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और श्याम जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अरविंद जी, आप हमारे स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुरजीत जी, आपका भी शुक्रिया। इरफान रसूल साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। 1 घंटा हमने इस दोनों अहम मुद्दों पर चर्चा की। न्यूज लाइन में इतना ही। फिर होगी मुलाकात किसी और मुद्दे के साथ। तब तक मुझे यानी यूसुफ अंसारी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। तालीम, रोजगार, तरबियत, तहजीब,